साथियों नमस्कार। नेट और पीजीटी के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कर रहे हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें और समझने का प्रयास करें। यह पीजीटी के लिए विशेषतः उपयोगी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले पीजीटी एग्ज़ाम, झारखंड में भी होने वाले एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी रहेगा। मांग का आशय है, तो मांग का आशय क्या होता है? क्रय करने की इच्छा, शक्ति व व्यय करने की इच्छा। यानी जब आपके पास मुद्रा होगी, जबकि आपके पास शक्ति होगी, तो व्यय करके ही मांग की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। यानी क्रय करने की इच्छा, शक्ति व व्यय करने की इच्छा मांग का आशय है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में से कौन सा नहीं है? रुचि व फैशन, जलवायु, जनसंख्या। तो यह सभी मांग को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, यह विकल्प रहेगा। मांग विश्लेषण का महत्व है। मांग विश्लेषण का महत्व है मांग का पूर्वानुमान लगाने में, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम बनाने में, उत्पाद कार्यक्रम निर्धारित करने में। तो मांग विश्लेषण का महत्व उपरोक्त सभी में है। कौन सा मांग विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है? तो विक्रय संवर्धन कार्यक्रम ना बनाना, यह जो है मांग विश्लेषण का उद्देश्य नहीं है। मांग के नियम का संबंध में क्या सत्य है? तो मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य बातें समान रहनी आवश्यक हैं। तो मांग के नियम के संबंध में क्या सत्य है? मांग के नियम के लिए लागू होने के लिए अन्य बातें समान रहनी आवश्यक हैं। क्योंकि प्रोफेसर पेंसन ने कहा था कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है और जिसमें 3 बातें अंतर्निहित हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे क्रय करने हेतु पर्याप्त साधन, वस्तु क्रय करने के लिए उन साधनों को व्यय करने की तत्परता। यह तीनों बातें रहनी आवश्यक हैं। तो इसमें मांग के नियम के लागू होने के लिए अन्य बातें समान रहनी चाहिए। और मांग को प्रभावित करने वाले घटकों में हमने देखा कि वस्तु की कीमत होती है, संबंधित वस्तु की कीमत होती है, उपभोक्ता की आय होती है, पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, और उपभोक्ता की प्राथमिकता जिसे रुचि या फैशन में कहते हैं, भविष्य की संभावनाएं, जनसंख्या की मात्रा, आय का वितरण। यह सभी जो है मांग के प्रभावित करने वाले घटक में के अंतर्गत शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उस मांग पर क्या होगा? मांग घटेगी, क्योंकि कीमत में इजाफा होगा। जब कीमत में इजाफा होगा और लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं होगी क्रय करने की, तो मांग घटेगी। मांग के नियम की मान्यताओं की व्याख्या करने वाले सही क्रम की पहचान कीजिए। तो सही क्रम हो जाएगा आय अपरिवर्तनीय, वस्तु का मूल्य अपरिवर्तनीय, वस्तु का प्रतिष्ठा सूचक न होना, स्थानापन्न वस्तु का पता न लगना। तो ये जो मान्यता है, सही क्रम हमारा बी विकल्प के अंतर्गत हो जाएगा कि मांग आय अपरिवर्तनीय, वस्तु का मूल्य अपरिवर्तनीय, वस्तु का प्रतिष्ठा सूचक न होना, स्थानापन्न वस्तु का पता न लगना। तो मांग के नियम में हम देखते हैं कि जब अन्य बातें समान रहें, अर्थात मांग की दशाएं समान रहें, तो मांग का नियम क्या होता है? पूरी तरीके से उसकी मान्यताओं को संकेत करता है। मान्यताओं क्रियाशील होता है। तभी क्रियाशील होगा जब सभी बातें समान रहने पर, अर्थात मांग की दशाएं समान रहें। तो और मान्यताओं को हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मांग का नियम इस मान्यता पर आधारित था कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तनीय नहीं होना चाहिए, यानी आय अपरिवर्तनीय। दूसरा रहता है कि उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि, पसंदगी, अधिमान, फैशन एवं आदत में परिवर्तनीय नहीं होना चाहिए, यानी वस्तु का मूल्य अपरिवर्तनीय। फिर
वस्तु का प्रतिष्ठा सूचक न होना, यानी विचाराधीन वस्तु की संबंधित वस्तुओं, पूरक वस्तुओं, स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में भी परिवर्तन यानी नहीं होना चाहिए, उनकी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो वस्तु का, और अगले में क्या था कि वस्तु के मूल्य में निकट भविष्य में भी परिवर्तन की आशंका या संभावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मांग का नियम नहीं लागू होगा। और वस्तु प्रतिष्ठा मूलक नहीं होना चाहिए, अर्थात वस्तु ऐसा होना चाहिए जिसकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कीमत बढ़ने पर उपयोगिता बढ़ जाती है और उपभोक्ता को वस्तु की नई स्थानापन्न वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। तो वस्तु प्रतिष्ठा मूलक नहीं होना चाहिए, वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता के लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित वस्तु की कीमत वृद्धि होने पर उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग घटेगी, जबकि मांग के नियम के अनुसार मांग बढ़ेगी जब उसके मूल्य में वृद्धि होगी। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग कितने प्रकार से प्रभावित होती है। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में कितने प्रकार की प्रभावित होती है, 2 प्रकार से प्रभावित होती है। धनात्मक आय प्रभाव वाली वस्तुएं कहलाती हैं। तो धनात्मक प्रभाव वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं, सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। कीमत प्रभाव निम्नलिखित के बारे में होता है, तो आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कीमत प्रभाव। तो कीमत प्रभाव अब कोई पूछेगा तो आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऋणात्मक आय प्रभाव की दिशा में आय उपभोग रेखा का ढाल होता है। तो आय उपभोग रेखा का ढाल कैसे होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक आय प्रभाव कैसे होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कीमत प्रभाव में कौन सी घटक, यानी कीमत प्रभाव में कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। तो कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है वह दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ति प्रक्रिया द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 3, यानी उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय पर पड़ने वाले प्रभाव को किसी क्षतिपूर्ति प्रक्रिया द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, मांग तालिका के रूप में प्रदर्शित की जाती है। किसी भी रेखा चित्र में वस्तु के मूल्य को कहाँ दर्शाते हैं, y अक्ष पर दर्शाते हैं। मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने का प्रमुख कारण क्या होता है, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, ए और बी दोनों। मांग के संकुचन एवं विस्तार से मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है। यदि मांग फलन Q बराबर 2 लाख माइनस 10 P हो तो तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा 20,000 इकाइयाँ हों तो मूल्य क्या होगा, इसको हम फार्मूले पर रख के निकालेंगे और क्या हो जाएगा आंसर, 18,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर क्यू का वैल्यू रख देंगे। क्यू की वैल्यू कितनी है, 20,000। जब 20,000 वैल्यू हम रख देंगे उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल 2 लाख माइनस 10P। तो फिर क्या करेंगे, माइनस 10P बराबर इधर करेंगे वैल्यू आ जाएगा 18,000, नहीं 1,80,000। तो फिर P इक्वल हो जाएगा बटे 10 में, तो 1,80,000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमारा बचेगा 18,000। ऐसे ही यदि मांग फलन पूछा है Q बराबर 2 लाख माइनस 20P हो तो मूल्य क्या है, 2,000 होने पर, यानी P की वैल्यू 2,000 दी गई है, मांगी गई मात्रा पूछा है तो Q की वैल्यू पूछा है
तो यहाँ 2 रखेंगे और ये कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 40,000, और इसमें से घटा देंगे आएगा क्या, 1,60,000 इकाइयाँ। तो समझ गए होंगे 69 और 70 दोनों क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ती है। उत्तम वस्तुओं की मांग बढ़ती है, यानी जब आय बढ़ेगा तो आदमी क्वालिटी वाली चीज़ें ज़्यादा लेने लगता है, जो मार्का होती हैं, यानी जो फेमस कंपनियां होती हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। व्युत्पन्न मांग किससे प्रभावित होती है, उत्पादों से। व्युत्पन्न मांग किससे प्रभावित होती है, उत्पादों से। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्युत्पन्न मांग कही जाती है जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे दे। तो ये हो जाएगा, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे दे तो व्युत्पन्न मांग कही जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक साधन की मांग निर्भर करती है तो वस्तु की मांग पर जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। एक साधन की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, वस्तु की मांग जिसमें कि वह प्रयुक्त किया जाता है। उत्पत्ति के साधन की मांग होती है तो उत्पत्ति के साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे तो खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी। कीमत के अतिरिक्त पूर्ति के किस अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण पूर्ति में बढ़ोतरी को कहते हैं, तो विस्तार। यानी कीमत के अतिरिक्त पूर्ति के किसी अन्य निर्धारक तत्व में परिवर्तन के कारण पूर्ति में बढ़ोतरी को कहते हैं विस्तार। निम्नलिखित दशाओं में से किसमें मांग का नियम लागू नहीं होता, आय, फैशन, रुचि आदि घटकों में परिवर्तन, गिफिन वस्तुएं, अनिवार्यताएं, उपरोक्त सभी। तो मांग का नियम इन सभी में क्या होता है, नहीं लगता, क्योंकि इन सब की सीमित अनिवार्यता होती है। यानी जब मांग के नियम में ये अपवाद का भूमिका अदा करते हैं कि गिफिन विरोधाभास और सामाजिक स्तर व फैशन की प्रतीक वस्तुएं, कीमत वृद्धि की आशंका, अनिवार्य वस्तुएं, तो ये सब जो है मांग के नियम के अपवाद हैं। एक वस्तु की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्धारित होती है, ये स्वतंत्र चरों से निर्धारित होती है। जब एक सामान्य वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी अधिक मात्रा क्रय की जाती है, केवल धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, केवल धनात्मक आय प्रभाव के कारण, तो ए और बी दोनों। यदि MUX बराबर PX हो तो सीमांत उपयोगिता वक्र तथा मांग वक्र में अंतर नहीं होता। आड़ी मांग से तात्पर्य वस्तु की उस मांग से है जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यानी वस्तु की उस मांग से है जो अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तु का मांग वक्र, प्रतिस्थापन या प्रतियोगी वस्तु का मांग वक्र ऋणात्मक आकृति लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मांग में वृद्धि से अभिप्राय दूसरे मांग वक्र पर स्थानांतरित होने के कारण उपभोग की अधिकता है। तो इसमें से कथन सही है तो केवल एक कथन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हीन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है, यह कथन गलत है। जो व्यक्ति दंभ प्रभाव या मिथ्या आकर्षण से प्रभावित है तो वे मांग के नियम के अपवाद हैं, क्योंकि वो फैशन से और देखा देखी या जो है सामाजिक स्तर को लेकर, तो ये दंभ और मिथ्या आकर्षण में ये जो है मांग के नियम के अपवाद हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। मांग वक्र का ढाल धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। मांग की वृद्धि से अभिप्राय एक ही मांग वक्र पर कीमत कम हो जाने से उपभोक्ता में अधिकता। तो इसमें से सही कथन है मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, क्योंकि मांग का वक्र जो है ऋणात्मक होता है, ना कि धनात्मक। हीन वस्तुओं के संदर्भ में हमें सही कथन बताने हैं। हीन वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक होता है,
जबकि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक, आय प्रभाव ऋणात्मक। कुछ घटिया वस्तुओं की कीमत गिरने पर प्रायः उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। तो कुछ घटिया वस्तुओं की जब कीमत गिरने लगती है तो उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। इसका कारण गिफिन का विरोधाभास है। कौन सामान्य या उत्तम वस्तुओं का आय मांग वक्र है? तो विकल्प ए यानी उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मांग के नियम में यदि P बराबर वस्तु की कीमत तथा X बराबर वस्तु की मांग माना जाए तो दोनों के बीच संबंध, तो वस्तु की कीमत प्रोपोर्शनल टू 1/, वस्तु की मांग, यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु का मांग घटेगा और जब कीमत घटेगी तो वस्तु का मांग बढ़ेगा। तो ये दोनों का प्रोपोर्शनलिटी का व्युत्क्रम P प्रोपोर्शनल टू 1/X जो है हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु की मांग मात्रा स्वतंत्र चर होती है। मांग के नियम के अंतर्गत वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर होता है। वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये तीनों विकल्प हमारे सही हैं। वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है तो किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? पूरक वस्तुएं के अंतर्गत आती हैं। वे वस्तुएं जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम हो जाती है और किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? पूरक वस्तुएं होती हैं, क्योंकि पूरक वस्तुओं में क्या होता है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। और स्थानापन्न वस्तुओं में क्या होता है, जब एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम देखें, कौन सा से मांग का महत्वपूर्ण तत्व है, यानी महत्वपूर्ण तत्व था? निश्चित कीमत, आवश्यकता अथवा प्रभावी इच्छा, निश्चित समय अवधि। तो ये सभी मांग का महत्वपूर्ण तत्व है। प्रतिस्थापन वस्तु का मांग वक्र कौन सा है? तो प्रतिस्थापन वक्र का मांग वक्र है Y वस्तु की कीमत और X वस्तु की मांग। तो जैसे जैसे क्या होगा, कीमत बढ़ेगी मांग कम होगा। तो प्रतिस्थापन वस्तु मांग वक्र में हमें विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। हीन वस्तुएं वे होती हैं जिनमें ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्बल होता है तथा मांग का नियम क्रियाशील रहता है। तो हीन वस्तुएं कैसी होती हैं? ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्बल होता है, मांग का नियम क्रियाशील रहता है। यदि कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो अर्थात नीचे दाएं ओर गिरता है तो वस्तु की मांग लोच इकाई के बराबर होती है। कब? जब कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक हो और नीचे दाईं ओर गिरता हो। किस दशा में आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं? श्रेष्ठ कोट की वस्तुओं की दिशा में ये समान रूप से कार्य करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु की व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? तो उसी वस्तु की कीमत, यानी जब एक वस्तु की व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? उसी वस्तु की कीमत। कथनों पर विचार करना है और सही कथन हमें बताना है। जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे दे तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। संकटकालीन स्थितियों पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये दोनों कथन हमारे सही हैं। कथनों पर विचार करना है। स्वतंत्र चरों से एक वस्तु की मांग निर्धारित होती है। पेन और स्याही एक अच्छा उदाहरण है पूरक वस्तुओं का। तो 1 और 2 दोनों सही है। मांग के नियम की क्रियाशीलता अथवा मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने
के निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। उपभोक्ता की संख्याओं में परिवर्तन, एक वस्तु के विविध उपयोग, सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, ये तीनों कथन हमारे सही हैं। गिफिन वस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है? धनात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से, ऋणात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। इसका नामकरण सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर किया गया है। इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होते ही मांग में गिरावट आने लगती है। तो 2 और 3 सही है। ऋणात्मक आय प्रभाव बलशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। इसका नामकरण सर रॉबर्ट गिफिन के नाम पर किया गया था, यानी गिफिन वस्तु के नामकरण, गिफिन वस्तुओं का नामकरण रॉबर्ट गिफिन के नाम पर किया गया। परिपूरक वस्तु के मांग वक्र की स्थिति निम्न में से कौन सी नहीं होती? तो यह यक्ष अक्ष के समांतर होता है, यह पूर्ति वक्र की भांति धनात्मक ढाल वाला होता है, यह बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है, यह ऊर्ध्ववर्ती होता है और वाई अक्ष के समानांतर होता है। तो यह यक्ष अक्ष के समानांतर होता है, यह पूर्ति वक्र की भांति धनात्मक ढाल वाला होता है, यह ऊर्ध्ववर्ती होता है और वाई अक्ष के समानांतर होता है। कथनों पर विचार करना है। प्रदर्शनकारी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बावजूद भी इनकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। तो साथियों, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है और नेट के लिए भी हमारे उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।